बस किताब पर ध्यान बंद करो, यहाँ ध्यान दो, पूरा अच्छे समझ में आएगा। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता था? यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा एक सवाल लगाते हैं, देखते हैं कि जो इन्होंने डिराइव किया था वो सही है कि गलत है। एक सवाल लेते हैं, हमने लिख दिया कोई चीज़ और सब लग जाएगा, कोई बोले नहीं तो सिंपल लेते हैं। देखो यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 को हल कीजिए। ये श्रीधराचार्य फार्मूला वो फार्मूला है जिससे तुम सिर्फ ऐसा नहीं कि जो भी चाहे जो समीकरण हो, बस अगर वो द्विघात समीकरण है उसको ये हल कर देंगे। पहले अगर मान लो इसी को मैं हल करना है तो अगर हम अपने नियम से लगाएं हल करके तो इसका आंसर देखो कैसे आएगा। इसको हम सेट करेंगे ना अपने नियम से, यानी कि जो नॉर्मल नियम क्या होता है, नॉर्मल एक तरह से तरीका होता है, वो होता है पहले तीसरे का हम गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, पहले तीसरे का गुणा कराओगे 6x स्क्वायर आएगा और 2 3 6 और 2 3 5, यानी कि 3x प्लस 2x आएगा। यानी कि लिखोगे अब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो x कॉमन करोगे बचेगा क्या, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन करोगे x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो x प्लस 3 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो अगर हम x प्लस 3 कॉमन करते हैं बचेगा क्या, x प्लस 2 बराबर 0। अब दो चीज़ों का गुणनफल 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आता है, -3। और यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा, -2। यानी कि अगर हम अपने नियम से लगा रहे हैं तो x के दो हल आ रहे हैं ना, एक -3 आ रहा है, दूसरा कितना आ रहा है, -2। अब इसी को हम श्रीधराचार्य सूत्र से लगाते हैं कि सही कि नहीं। देखो जब श्रीधराचार्य में सूत्र लगाना है उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले उस समीकरण को लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसको द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना कराओगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना जब करोगे तो abc, वहां से abc का मान निकलेगा। तो a की जगह पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो यहाँ 1 छिपा होता है ना, तो a की जगह पर 1 है, b की जगह पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और c की जगह पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा। अब ऐसा लिखने के बाद लिखोगे क्योंकि x बराबर होता है -b प्लस माइनस करने में b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये होता है। अब ए बी सी सबका मान रखो इसमें, तो x बराबर हो जाएगा माइनस, देखो माइनस ये सूत्र का है, और b का मान कितना है 5 प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मतलब कितना और c का मतलब 6, टोटल बट्टे 2 गुणे a और a का मान कितना है 1 है। तो x बराबर आ गया -5 प्लस माइनस करड़ी में, तो ये देखो 5 × 5 = 25 हो गया और 6 चौके 24 और बट्टा 2 × 9 2 ही होगा। तो x बराबर हो गया -5 प्लस माइनस करड़ी में कितना हो गया 1 हो गया ना, और बट्टा 2। यहाँ थोड़ा हल करें तो x बराबर देखो क्या रहा है, x बराबर -5 प्लस माइनस, अच्छा कड़ी में का मान कितना होता है 1 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 को तुम किसी का भी स्क्वायर लिख सकते हो, तो यहाँ 1 का स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर से कड़ी क्या हो जाएगी कट जाएगी 1 और बटा 2। तो x बराबर आ गया, देखो अब यहाँ से ये प्लस माइनस दोनों चीज़ आ गई ना, तो अब यहाँ से दोनों को अलग कर दो, एक बार प्लस को अलग करो एक बार माइनस को अलग करो। तो मेरे ख्याल से यहाँ लिखना चाहिए, देखो नहीं तो यही लिख लो, देखो यदि x बराबर एक बार प्लस लिखो एक बार माइनस, तो एक बार लिखो माइनस प्लस, यहाँ प्लस 1 बट्टा 2, तो x बराबर कितना आ गया -4 बट्टा 2, यानी कितना आ गया -2 आ गया। तो एक बार हमने यहाँ हमने प्लस लिखा था ना, अब फिर दूसरी बार क्या करेंगे
तो ये लिखेंगे यदि x बराबर कितना -5 और -1/2, तो x बराबर हो गया -6/2, यानी कितना आ गया -3। देखो सेम आंसर आया ना। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम सिद्धाचार्य सूत्र से लगाते हैं तो हमें उस जो समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण को लिखना है और उस समीकरण को द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करना पड़ेगा। मानक रूप से तुलना कराने के बाद ए बी और सी का मान निकालना है और ए बी सी का मान निकालने के बाद इसमें बस वही रख देना मान, उसके बाद हल हो जाएगा हमारा। और लास्ट में ये चीजें आएंगे हमेशा, मतलब जरूरी नहीं कि ऐसे ही आए, लेकिन हाँ ये प्लस माइनस आएगा। तो एक बार तुम प्लस को ले लेना तो एक आंसर आएगा, एक बार माइनस को लोगे तो दूसरा आंसर आएगा। समझ पा रहे हो ये? तो मेरे ख्याल से नोट करना चाहिए ये वाला। देखो जी, अच्छा ये बात बताओ मुझे, इस सिद्धाचार्य सूत्र का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? द्विघात समीकरण को हल करने के लिए ना। इसी वजह से ना इसको एक और नाम दिया जाता है, वो कहा रहता है द्विघातीय सूत्र। क्या नाम कहा रहता है? द्विघातीय सूत्र, मतलब द्विघात समीकरण को हल करने वाला सूत्र। जब हम किसी भी, मान लो कोई द्विघात समीकरण है जैसे कि ax² + bx + c, इसी के जैसा होगा ना, बराबर 0। अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसके कितने हल आते हैं? 2 हल। तो एक को अगर मान लो कि अल्फा है, दूसरा मान लो बीटा, ये दोनों क्या हल है ना। तो इन दोनों को जान तो क्या बोलते हैं इसके? इन दोनों को इस समीकरण के मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। चाहे जो द्विघात समीकरण है, अगर द्विघात समीकरण है तो उसके 2 शून्य, उसके अगर द्विघात समीकरण है तो उसके 2 हल होंगे ना, तो उन दोनों हल को हम क्या बोलते हैं? उस समीकरण के मूल कहते हैं। समझ रहे हो? इसी हिसाब से हम एक्सरसाइज लगा सकते हैं। मतलब ये थोड़ी सी छूट गए थे, बाकी चीज़ हम लगाते हैं। निकालो प्रश्नावली 4E निकालो, देखते हैं कौन सा दूसरा। देखो दूसरा कह रहा है 25x² 50x + 12 बराबर 0। हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको किससे तुलना कराएंगे? बिल्कुल, इसको हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना कराते हैं, यानी कि ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना आया? 25, b का मान कितना आया और c का मान कितना आ गया? 12। अब बताओ द्विघात समीकरण क्या होता है? x बराबर -b + माइनस करने में b² - 4ac बट्टा 2a, ये होता है। यानी कि बताओ x बराबर हो जाएगा -b, तो b की जगह पर कितना होगा? ± b², यानी कि देखो b की जगह पर 50 है तो 50 की स्क्वायर माइनस 4a का मतलब कितना है? 25 और c का मतलब 12, तो 4ac यानी कि 25 × 12 और बट्टा कितना हो रहेगा? 2a है तो 2 और a का मान कितना है? 25। तो x बराबर देखो क्या रहेगा? x बराबर -50 + माइनस करने में देखो 50 की स्क्वायर 2500 होगा भाई साहब, 5 की स्क्वायर 2500 और स्क्वायर का जब डबल स्क्वायर मतलब 0 है ना, अगर पावर 2 लगा रहता है तो हम उसे गुणा करा लेते हैं, तो 2 0 है -25 चौके 100 और 100 को 12 से गुणा कराओगे क्या हो जाएगा? 1200 और बट्टा कितना? 50 हो जाएगा ये। तो x बराबर हो गया -50 और प्लस माइनस करने में 2500 में से 1200 निकालोगे कितना बचेगा? 1300 बचेगा ना, और बट्टा कितना हुआ? 50। x बराबर -50 प्लस माइनस, यानी को 1300 को बाहर निकालोगे ना तो यहाँ से जैसे अब 13 तो बाहर निकलने वाला नहीं है, बोलो 13 किसी का स्क्वायर नहीं होता ना ये, तो अच्छा 1300 को क्या मैं ऐसे लिख सकते? देखो 1300 को हम क्या 13 × 100 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, 1300 को हम लिख सकते हैं 13 × 100। अब बताओ 13 तो बाहर निकलेगा नहीं, हाँ 100 बाहर निकल जाएगा। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो x बराबर हो गया 50 की स्क्वायर होता है नहीं, अच्छा ये 50 ही है, थोड़ा डिजाइन बन गया। -50 प्लस माइनस कड़ी में देखो यहाँ से निकालो, तो यहाँ से 100 को बाहर निकालोगे तो 10 बाहर निकलेगा ना, और कड़ी में कितना बचा रह जाएगा? 13 और बट्टा 50। तो अब देखो x बराबर यहाँ से ना तुम यहाँ से 10 कॉमन कर लो, नहीं तभी रुको 1 मिनट, अब यहाँ से ना दोनों मान रख लो जी x के,
एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। देखो अब यदि x बराबर -50, यहाँ पहले प्लस वाला रखो, तो प्लस 10 करने में 13/50, तो यहाँ से 10 कॉमन निकाल सकते हो क्या? तो x बराबर हो जाएगा, अगर हम 10 कॉमन निकालेंगे बचेगा क्या? -5 और प्लस यहाँ सिर्फ करने में 13 बचेगा ना, और बट्टा ये जो 50 है तो कट करके कितना हो जाएगा? 5 बचेगा। तो x बराबर हो गया -5 प्लस करड़ी में 13 और बट्टा 5। ये हमारे एक x का मान निकल गया। बताओ इस समीकरण का एक मूल निकल गया ना। अब दूसरा मूल यदि, अब बताओ x बराबर माइनस वाला लेंगे ना इस बार, तो x बराबर -50, यदि x बराबर -50 माइनस 10 करड़ी में 13 और बट्टा कितना है? 50, ये तो है। तो x देखो यहाँ पर है, x बराबर कितना हो गया? मेरे ख्याल से ना -10 कॉमन करो, x बराबर -10 कॉमन जब करोगे ना तो 50 से कितना हो गया? 5, 10 5 50, और ये माइनस अब प्लस हो गया, और ये भी माइनस से किस में रहेगा? प्लस में, और 10 कॉमन करोगे तो सिर्फ करड़ी में 13 और बट्टा कितना? 50, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो x बराबर आ गया -5 प्लस करड़ी में 13 और बट्टा 5। ये दूसरे x का मान निकल गया। बस ये, अगर तुम पूर्ण वर्ग लगाते ना तो भी सेम ही आंसर आता। ये नोट कर लो, दो मूल आ गए x के, एक ये वाला है एक ये वाला, नोट करो। इसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये बताना है। अब देखो जी थोड़ा सा ध्यान से देखो यहाँ पर, अब इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना हमें। देखो अब बात करते हैं, हमारे पास जो द्विघात समीकरण है, ये जो b² - 4ac है, इसको हम जानते क्या बोलते हैं? इसको एक अलग नाम दिया जाता है। ये जो b², देखो कड़ी के अंदर, मतलब कड़ी के अंदर जो चीज़ें हैं, कड़ी के अंदर क्या है? b² - 4ac, इसको हम एक अलग नाम से जानते हैं। वो नाम क्या है? विविक्तकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविक्तकर, विविक्तकर बोलते हैं, विविक्तकर। इसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। मतलब इससे खास नहीं, बस ये समझो कि हाँ, ये जो करड़ी के अंदर b² - 4ac होता है ना, इसी को हम बोलते हैं विविक्तकर। और ये इस द्विघात समीकरण का एक तरह से, द्विघात समीकरण के जो मूल निकलते हैं, उस मूल को निकालने में सबसे बड़ा योगदान इसी का होता है। जो b² - 4ac है, इसी का बड़ा योगदान होगा। अच्छा सोचो, अगर b² - 4ac का अच्छे से वर्गमूल निकल गया, तब तो x का कोई अच्छा समान निकल जाएगा ना। अगर अच्छे से वर्गमूल नहीं निकला तो अच्छा समान नहीं निकलेगा। अब हम चीज़ें बात करेंगे कि हम वो कैसे, मतलब किस समझे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। यहाँ मूल समझ पा रहे हो ना क्या है? मूल मतलब यही जो इसके जो आंसर निकलते हैं, ये पहला दूसरा जो आंसर निकलता है उसी को बोलते हैं। यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स, इसे इंग्लिश में रूट्स बोलते हैं। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। देखो द्विघात समीकरण के जो मूलों के लक्षण होते हैं ना, वो डायरेक्टली किस पर निर्भर करते हैं? वो डायरेक्टली किस पर निर्भर करते हैं? विविक्तकर पर। किस पर निर्भर करते हैं? विविक्तकर पर। और विविक्तकर होता क्या है? b² - 4ac। द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं ना, मूल की प्रकृति कैसी आएगी उसे हम देखो। नेचर मतलब यहाँ पर जो लक्षण होता है ना, लक्षण मतलब उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसी है। अगर हम तुमसे पूछे कि भाई तुम कैसे, तुम्हारी प्रकृति लक्षण क्या है, तो कहोगे हाँ पढ़ने में अच्छा है, अच्छी बातें करता है, अच्छा बिहेवियर है। उसी तरह से यहाँ जो मूल है ना, इस मूल के बारे में हम बात करेंगे। इसकी ये मूल आते कैसे, मतलब मूल कैसे कैसे आएंगे। तो मूल सबसे मेन चीज है, मूल को डिपेंड कौन कराएगा? मूल को डिपेंड b² - 4ac कराएगा। इसके लिए अगर सोचो, पहला एक ऐसे एक कॉन्सेप्ट देखो, अगर यदि b² - 4ac जो ये मान है, ये किसी से बड़ा हो? 0 से।
अच्छा 0 से बड़ा होगा तो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? बोलो, अगर 0 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा? एक तरीके से, एक तरह से ये पॉजिटिव होगा ना ये। बोलो, अगर 0 से बड़ा है मतलब ये धनात्मक होगा। धनात्मक लिख देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा। धनात्मक। अब धनात्मक में भी इसकी दो कंडीशन, या तो ये पूर्ण वर्ग हो किसी का। सोचो अगर ये करड़ी में हमें 64 मिल गया तो हम आराम से क्या लिख देंगे? हम 8 लिख सकते हैं ना। बोलो, अगर करड़ी में 64 नहीं मिला तो हम 8 नहीं, अगर मान लो करड़ी में 65 मिल गया तो क्या हम इसको आराम मतलब इसको 8 लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। और जानते हैं जिस भी नंबर के ऊपर कड़ी लग जाती है उसको हम क्या, कौन सी संख्या बोलते हैं? उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। भाई एक परिमेय और अपरिमेय पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? क्लास 9 में देखो पढ़ाया गया होगा, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय नॉर्मली ये समझो कि जिसको हम पी बट्टा क्यू के जैसे लिख सकते हैं, जहां पर पी और क्यू क्या होना चाहिए? सब एक पूर्णांक होने चाहिए, समझ रहे हो? और अपरिमेय क्या होता है? मतलब जिसके ऊपर नॉर्मली सोचो ना कि ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके ऊपर कड़ी लग जाती है, घनमूल लग जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो अगर कड़ी में से बाहर निकल गया, देखो जो चीज कड़ी से, अगर 64 अगर कड़ी से बाहर निकल करके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। इसका मतलब 64 क्या? 64 एक पूर्ण वर्ग है, किसका? 8 का। तो अब ये अगर धनात्मक है तो अच्छी बात है। अगर धनात्मक में भी मान लो कि पूर्ण वर्ग बन गया, ये क्या बन गया? अगर पूर्ण वर्ग हो गया तब इसके जो हल आएंगे, यानी कि जो मूल आएंगे, वो मूल कैसे कैसे दिखेंगे? हमें मूल के बारे में बात करेंगे। अगर देखो हम ये क्या करें कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो मतलब धनात्मक हो, और धनात्मक भी कैसा हो? वो पूर्ण वर्ग हो। अगर पूर्ण वर्ग होगा तो जो मूल का आंसर आएगा वो आंसर कैसा आएगा? बिल्कुल एक वास्तविक संख्या आएगी कि नहीं आएगी? देखो एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या थोड़ी बता रहे इसके बारे में क्या है। देखो वास्तविक संख्या की जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, जो हमारे नेचर में है, जैसे कि अगर हम बात करें कड़ी में 5, बताओ कड़ी में 5 का मान निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना, कड़ी में 5 का मान निकाल सकते हो। मान लो कि कड़ी में 16 है, कड़ी में 16 का मान निकाल सकते हो ना। भाई कड़ी में 10, आप कहोगे सर कड़ी में 10 का मान कैसे निकलेगा? अरे दशमलव तक तो निकाल सकते हो ना, मतलब कुछ समान होगा इसका। लेकिन अगर यही लिख दिया हम कड़ी में -10 लिख दे तो कड़ी के अंदर कभी भी नेगेटिव माइनस और ऋणात्मक चीजें नहीं आ सकती। वो एक काल्पनिक संख्या होती है, ऐसी तुम संख्याएं पा ही नहीं सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, इस माइनस को कैसे बाहर निकालोगे कड़ी से? कोई संभव ही नहीं कि कड़ी के अंदर से माइनस बाहर निकल जाए। तो कड़ी के अंदर अगर माइनस चीज आ जाती है तो समझ आओ कि वो काल्पनिक संख्या होती है, और कड़ी के अंदर अगर धनात्मक संख्या आती है तो समझ आओ कि कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। ऐसे कहीं लिख लेते हैं हम कुप्चे में कि कड़ी के अंदर, देखो कड़ी के अंदर -1 मतलब -1 जानते हो क्लास 11th में आओगे ना तो इसी -1 को आयोटा बोलते हैं। एक वहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिश्रित भिन्न पढ़ोगे, मिश्रित संख्याएं पढ़ोगे। क्लास 11th में आओगे ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक आता है चैप्टर मिश्रित संख्या, उसमें -1 को आयोटा बोलते हैं, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, वो चीज़ें पढ़ोगे। तो अगर करड़ी में एक माइनस, देखो कहने का ये मतलब है कि अगर करड़ी के अंदर कोई भी चीज़ें हो अगर वो माइनस में आ गई वो कौन सी संख्या हो गई? वो काल्पनिक संख्या हो गई। वो कौन सी संख्या हो गई? काल्पनिक संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं? मतलब वास्तविक नहीं है, मतलब वास्तविक संख्या नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। मतलब वहां साथ नहीं दिख रहा होगा तो ये देख लो, कड़ी के अंदर -1, इसी को हम बोलते हैं काल्पनिक। अच्छा काल्पनिक मतलब क्या हो गया? अपने मन से सोचो, काल्पनिक संख्या मतलब हाँ जो सिर्फ कल्पना से आई है, वो एक्चुअल में है नहीं, बस हमने सोच रहे, कल्पना कर रहे हैं। मान लो कल्पना कर रहे हैं कि एक ऐसा मतलब समुद्र से बड़ा जहाज हो, हम कल्पना कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि वो है, लेकिन बड़ा है कि नहीं हमेशा जूम कर लेते हैं। मतलब एक ऐसा जहाज जो पूरी आसमान मतलब पूरी दुनिया मतलब इस तरह कह लो कि पूरे ब्रह्मांड को घूम सकता है, एक जहाज हम कल्पना कर ही नहीं कर रहे हैं। एक जहाज ऐसा हो कि जैसे हाथ करो उड़ जाए, पुष्पक विमान जो नहीं होता है रावण वाला, तो वो ऐसा हम कल्पना कर रहे हैं। तो वो आखिर वो है क्या? नहीं है ना, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं। तो वही काल्पनिक संख्या मतलब क्या? ये संख्या होती नहीं है, हम कल्पना कर लें कि हाँ ऐसा हो सकता है मे भी, तो वही काल्पनिक संख्या है। और वास्तविक संख्या कि जो हाँ रियल में होती है, वास्तव में है हमारे पास, उन्हीं को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो समझ गए काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या क्या होती है? तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक आता है, और धनात्मक में भी कैसा आता है? अगर पूर्ण वर्ग आता है, तो हमारी जो आंसर आएगा, जो मूल आएगा, अगर मान लो कि पूर्ण वर्ग आ गया, सोचो ये पूर्ण वर्ग आ गया, तो ये तो सिंपली आराम से बाहर निकल जाएगा। तो इसमें से इसमें कोई घटाओगे, फिर 2 से भाग करोगे तो कोई एक संख्या आएगी, कन्फर्म है। तो अगर वो संख्या आ रही है इसका मतलब क्या? वो वास्तव में संख्या है तभी तो आ रही है।
तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, वास्तविक संख्या। और जब कोई संख्या वास्तविक है तो परिमेय होगी, कंफर्म है, परिमेय संख्या। अगर वास्तविक भी होगी और कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या मतलब, अच्छा बताओ, जिसको हम पी बट्टी क्यू के जैसा लिख सकते हैं उसी को तो हम परिमेय बोलते हैं ना। इसका मतलब वो भी क्या होगी, परिमेय होगी। अगर हम लिखेंगे तो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी ना। पी बट्टा क्यू की जैसे लिख सकते हैं, और परिमेय संख्या में कड़ी नहीं होती है ना। तो बताओ, जब ये कड़ी से बाहर आराम से निकल जाएगा, जब ये पूर्ण वर्ग है, सोचो अगर ये b² - 4 इसी पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग है तो कड़ी से बाहर निकल जाएगी ना। और जब कड़ी से बाहर निकल जाएगी तो आराम से धनात्मक, अगर कड़ी से बाहर निकल गई तो कड़ी कहाँ रह गई, और कड़ी नहीं है तो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। अभी हमने इसके पहले लिखा था ना कि जब कड़ी लगी रहती है तो क्या बोलते हैं, उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अगर कड़ी नहीं लगी तो उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और जो दोनों मूल आएंगे भाई, हर द्विघात समीकरण के 2 मूल आएंगे ना, और दोनों मूल का जो मान होगा ना, वो मान अलग अलग आएगा। ये 3 चीजें बतानी। ये मान कैसा आएगा, ये जो मतलब दोनों जो मूल आएंगे वो दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं कि अगर एक 5 आ गया तो दूसरा भी 5 आएगा, ये कंफर्म नहीं, मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता। या फिर एक और कंडीशन सोच सकते हो, दूसरा, कि यदि इसी b² - 4ac का मान क्या आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, मतलब धनात्मक हो, इस बार भी धनात्मक हो, इस बार भी क्या हो, धनात्मक हो, इस बार भी धनात्मक हो, लेकिन इस वक्त पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो। अब बताओ, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो कड़ी इसके ऊपर लगी रहेगी ना, बोलो। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर ये b² - 4 इसी एक पूर्ण वर्ग नहीं है, मान लो कि ये आ गया 65 आ गया, तो बताओ 65 को हम कड़ी से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे ना। जो भी मान निकलेगा दशमलव में निकलेगा, वो भी अनंत तक दशमलव में जाता है। इसका मान तो नहीं निकलने वाला। जब इसका मान नहीं निकलेगा तो ये क्या होगी, परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो हाँ, लेकिन वास्तव में तो रहेगी। आखिर ये संख्या हो सकती नहीं हो सकती, हो सकती है। तो ये संख्या वास्तविक है, ये संख्या ना करके ना वास्तविक मूल लिखते हैं, नहीं संख्या लिख लो क्योंकि मूल के बारे में लिख रहे हैं। ये संख्या है, तो जो मूल होगी क्या होगी, एक वास्तविक संख्या होगी, और वो परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी, वो अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और उसके जो आंसर आएंगे, यानी कि जो मूल का जो आंसर आएगा, मूल की जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू दोनों की दोनों वैल्यू क्या होंगी, अलग अलग होंगी। भाई ये प्लस में एक आंसर प्लस में आएगा, दूसरा आंसर माइनस में आएगा ना, तो प्लस वाले का अलग आंसर आएगा, माइनस वाले का अलग आंसर आएगा। तो यानी कि जो मूल आएंगे वो कैसे आएंगे, भिन्न भिन्न आएंगे, मतलब अलग अलग आएंगे। ओके। और तीसरा, और कोई कंडीशन हो सकता है b² - 4 इसी के साथ। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि b² - 4 इसी का मान 0 आ जाए, ऐसा हो सकता है, b² - 4 ac बराबर 0। अब अगर बराबर 0 हो गया तो क्या होगा। अच्छा बताओ, 0 कोई धनात्मक संख्या है क्या, नहीं है। अगर मान लो 0 आ जाए तो जो मूल होंगे वो मूल कैसे होंगे, मूल तो वास्तविक संख्या होगी, कंफर्म है। क्यों, क्योंकि जब ये, अच्छा मान लो b² - 4 इसी ये पूरे का पूरे 0 हो गया, तो कड़ी का पूरा मान ही क्या हो गया, 0। और कड़ी का मान 0 हो गया तो कोई चीज बचा कड़ी में नहीं, इसका मतलब वो कैसी संख्या होगी, वो वास्तविक संख्या होगी, वो एक वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। और परिमेय होगी कि नहीं, परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी, परिमेय होगी, क्योंकि भाई कड़ी तो खत्म होगी ना। तो कैसी संख्या होगी, परिमेय, परिमेय संख्या। और बताओ, ये जो मूल के आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे कि समान आएंगे। एक बात सोचो, ये b² - 4 इसी पूरे का पूरा 0 हो गया ना, मान लो ये 4 आ गया, तो 4 - 0, 4 + 0, कोई फर्क पड़ेगा भाई। तुम 4 में +0 करो तो भी 4 ही आंसर आएगा, अगर 4 में तुम -0 करो तो भी कितना आंसर आएगा, 4 ही आएगा। तो अगर ये 0 हो जाता है ना, तो मूल का जो आंसर आता है वो आंसर क्या आता है, सेम आता है, यानी कि समान आता है। यानी कि मूल क्या होते हैं, मूल समान होते हैं। मूल समान कब होते हैं, जब b² - 4 ac क्या होता है, 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर है तभी हम कह सकते हैं कि मूल क्या आएंगे, समान आएंगे, अदरवाइज कैसे आएंगे, भिन्न भिन्न आएंगे। अब एक चौथा केस ये हो सकता है, लास्ट वाला केस। ये कंडीशन कुछ ऐसे हो सकता है जैसे कि ये चौथा, देखो क्या हो सकता है। यदि b² - 4 ac
बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान जानते हो, अगर ये लेस देन 0 आ जाए, मतलब अच्छा कोई चीज 0 से छोटा, इसका मतलब क्या होगा, सोचो, कोई चीज अगर 0 से छोटा तो चीजें ऋणात्मक होंगी ना। अगर ये कोई भी चीज अगर 0 से छोटा, समझो कि वो क्या है, वो एक ऋणात्मक है, वो एक ऋणात्मक संख्या। अब बताओ, हमने कहा था कि कड़ी के अंदर कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं आ सकती ना। अगर कड़ी के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या आ जाती है तो क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है ना। इसका मतलब ये क्या होगी, ये काल्पनिक संख्या होगी। ये कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। बस यही 4 कॉन्सेप्ट हैं हमारे मूल के, यानी कि विविक्तकर के। ये विविक्तकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 में जाओगे ना तो भी इसके बारे में पढ़ोगे। और ये इस पूरे समीकरण के, इस पूरे मूल के सभी प्रकृति को बता रहा है कि मूल एक्चुअल में आएगा कैसे। भाई ये कह रहा है कि अगर तुम 0 से बड़े हो गए तो, अगर हमारी इसकी वैल्यू, विविक्तकर की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है और पूर्ण वर्ग है, तो मूल कैसे आएंगे, एक वास्तविक संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, और जो आंसर आएंगे वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। और अगर वही विविक्तकर 0 से बड़ा है लेकिन इस बार पूर्ण वर्ग ना हो, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो कड़ी के अंदर फंसा रह जाएगा ना। जब कड़ी के अंदर फंसा रहेगा तो कौन सी संख्या हो रहेगी, अपरिमेय संख्या। हाँ, लेकिन वास्तविक संख्या तो रहेगी, और संख्या जो आंसर है वो आंसर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ गया, मतलब ये पूरा का पूरा एक कड़ी वाला 0 हो जाएगा ना। जब पूरा का पूरा कड़ी वाला 0 हो जाएगा तो माइनस b/2 ही बचेगा, यानी कि वो क्या आएगा, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि मूल बिल्कुल समान आएंगे, और कड़ी जब हट गई तो परिमेय संख्या होगी, और ये धनात्मक। भाई अगर कोई भी चीज 0 के बराबर है तो एक धनात्मक संख्या होगी, मतलब अगर ये 0 के हट गया तो ये जो भी चीज है -b वाली, तो -b लिखो चाहे +b लिखो, क्योंकि कड़ी जो है नहीं, तो कड़ी जो नहीं है तो क्या होगी, एक वास्तविक संख्या ही होगी। और चौथा क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो। अब अगर ये 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि ये ऋणात्मक संख्या है। अब कड़ी के अंदर ऋणात्मक संख्या कोई होगी तो उसका मतलब वो कौन सी संख्या, काल्पनिक। वो हमारी प्रकृति में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब प्रकृति में होती ही नहीं है। इसका मतलब वो कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या। ये चारों पॉइंट्स तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, तब जाकर के तुम किसी भी मूल के लक्षण को बता पाओगे। नोट कर लो, ये राइट वाली चीजें पूरे नोट कर लो। मिस्टर रजत क्या बातें कर रहे हो तुम, हाँ मतलब अजीब है, एलियनों की तरह हंसने लगते हो बीच में। क्या मिल गया था बताओ, बोलो क्या है, 3x स्क्वायर बोलते रहो, सात वागो। देखो इसके हमें मूलों के लक्षण याद करना दे। देखो हल करते हैं, सबसे पहले इसको किससे तुलना कराएंगे, इसको द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना कराएंगे ना, +4 = 0। तो तुलना कराते सबसे पहले ax स्क्वायर + bx + c = 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा, a का मान 3 आएगा, और b का मान कितना आएगा, माइनस चिन्ह के साथ देखोगे ना जी, देखो प्लस तो -4 कड़ी में 3 आएगा, और c का मान कितना आया, 4। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b की वैल्यू, d की वैल्यू निकालो। d का फार्मूला क्या होता है, b स्क्वायर - 4ac। ओके ये होता है, तो d का मान देखो क्या आएगा, b स्क्वायर यानी कितना है, देखो -4 कड़ी में 3 और इसका होल स्क्वायर, -4 गुणे a का मान कितना है, 3 गुणे c का मान कितना है, 4। तो d बराबर क्या हो गया, देखो माइनस के घाते 2 तो प्लस आएगा ना, और 4 के घाते 2 का मतलब 16, और कड़ी में देखो स्क्वायर से कड़ी कट जाती है तो 3 आएगा ना माइनस, और 4 तियाँ देखो 4 तियाँ 12, 12 चौके तो फिर बार बार वही आ रहा है जी, 48 - 48 बोलो कौन सा मैच करेगा, तीसरा बिल्कुल मैच करेगा ना ये वाला। यानी कि जो मूल होंगे मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक संख्या होगी, परिमेय संख्या, और मूल समान होंगे। अच्छा देखो मूल समान का मतलब समझ रहे हो कि हम बिना हल के ही, देखो इस समीकरण को हम बिना हल के ही बता दे रहे हैं कि इसके जो मूल होंगे मूल समान आएंगे। यानी अगर एक मूल 5 आएगा तो दूसरा मूल भी कितना आएगा, 5 आएगा। नोट करो कौन सा क्वेश्चन है ये, 12। बोलो क्या, नहीं अच्छा पहले छठवां नहीं हुआ है ना, हाँ बोलो छठवां क्या है, बोलते रहो तुम, धीरे धीरे कितना बोलते हो,
ये है ना। अच्छा पहले इसको हल, इसमें क्या मूलों के लक्षण ज्ञात कर रहे हैं ना, ये मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। अच्छा सबसे पहले इस समीकरण को थोड़ा हल करने की जरूरत है ना, अगर ना हल करो तो भी निकल जाएगा। देखो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स और प्लस 1 बराबर 0। किससे तुलना कराओगे? बिल्कुल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो ए का मान कितना निकलेगा? बोलो 1/2 है ना, और बी का मान कितना आएगा? 1/3 और सी का मान कितना आएगा? 1। डिस्क्रिमिनेंट और क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? डी के बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हल करते हैं। देखो बी के जगह पर क्या है? तो 1/3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मतलब 1/2 गुणे सी का मतलब 1। तो ये हो गया 1/3, मतलब 1 का स्क्वायर कितना? 1 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस, देखो 2 का नम 2 और 2 दूनी 4, तो और 2 का नम 2 होगा सिर्फ, तो माइनस 2 आ गया। बट्टे करके क्या कर लो? एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना है? 9। देखो 9 से 9 कट गया, 1 माइनस 1 9 9 दूना 18, यानी कि ये कितना आ गया? -17/9। अब बताओ ये डी की वैल्यू निकल गई ना, ये है डी का मान। अब मुझे एक बात बताओ, डी बराबर क्या आ गया? माइनस आ गया ना, और हमने बोला था कि अगर विविक्त कर ऋणात्मक आ गया तो क्या होगा? काल्पनिक। ये क्या, अतः मूल क्या होंगे? अतः मूल एक काल्पनिक, अतः मूल काल्पनिक संख्या होंगे। अच्छा बता, जो चीज काल्पनिक मतलब क्या? जो चीज है या नहीं उसको हम निकाल पाएंगे? नहीं। इसका मतलब अगर इस समीकरण को हल करोगे ना तो मूल निकलेगा, मूल निकलेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो ये। अतः मूल काल्पनिक संख्या। ठीक है, नोट कर लो। बाकी जो क्वेश्चन मतलब इससे अच्छे भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कल, तो वो कल सॉल्व करेंगे।